नमस्ते साथियों, मैं संभाषिका आपसे संवाद आपके चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे बाबा रामदेव के बारे में कि क्या वास्तव में ये शख्सियत सच्ची है या फिर झूठी है, और क्या कारण है कि आए दिन उनके बयानों पर बवाल मचता रहता है, और क्या जो उन्होंने कहा, जो बयान दिया कि एलोपैथी जो है एक स्टूपिड साइंस है, क्या ये सही है? क्या ये अच्छी बात है या सही बात है? देखते हैं हम इस मामले से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें सार रूप से जुड़े रहें। देखिए, बाबा रामदेव हम सबसे ये बात छुपी नहीं है। हालांकि हम मानते हैं कि जो योग का आविष्कार है, उसकी पद्धतियों का निर्माण है, हमारे पतंजलि महर्षि ने ही किया है। लेकिन अगर किसी पद्धति का निर्माण होने के बाद, उसका उद्भव होने के बाद में अगर वो पर्दे के पीछे छिप जाए और उसका किसी जनमानस तक उसको पहुँच ही ना हो, तो फिर उसका फ़ायदा भी क्या है? इसी प्रकार से बाबा रामदेव ने दिन रात मेहनत करी है इस क्षेत्र में, हम सब जानते हैं। इस बात से तो सब सहमत ही होंगे। और आज लोगों की नज़रों में, आंखों में ये बात किरकिरी सी लगती है, खटकती है कि जब वो सन्यासी हैं, योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो इतना करोड़ों का माल टाल क्यों जोड़ के रखा हुआ है? क्यों राजनीति में अपनी दखलंदाजी करती है? देखिए, राजनीति क्या है, धर्म नीति क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र क्या है, कोई भी चीज़ है देश से ऊपर तो कुछ नहीं है। सब देश के मामलों से, मुद्दों से ही जुड़ी हुई हैं। अतः हर एक छोटे से छोटे नागरिक, एक आम नागरिक को भी यह पूरा अधिकार है और पूरी जिम्मेवारी बनती है उसकी कि वो सभी मामलों में अपनी एक सरीगत दे और अपना एक अपना हिस्सेदारी दिखाए, निभाए, जिम्मेदारी निभाए। और अगर बाबा रामदेव इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद में, जब वो सभी से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्ट कर रहे हैं, अगर वो किसी मामले में बोलते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत बात है। हाँ, अभी जो ये मुद्दा उठा हुआ है, वो मुद्दा आप खुद देख सकते हैं। वो जो क्लिप है उसमें वो किसी मोबाइल पर वो मैसेज पढ़ रहे हैं, ना कि वो अपना डिक्लेरेशन दे रहे हैं। लेकिन लोगों को तो बस एक मुद्दा बनाना है। देखिए, मैं रामदेव की कोई फ़ैन नहीं हूँ और एलोपैथी की कोई बहुत विरोधी नहीं हूँ, है ना। पर जो चीज़ें हैं, उन पहलुओं को हमें ठीक से देखकर, समझकर फिर तराजू पर तोलना चाहिए कि कितना उस व्यक्ति का योगदान रहा है। उस हिसाब से हमें उनके व्यक्तित्व को समझते हुए हमें उनका भी सपोर्ट करना चाहिए। 15 साल की उम्र से ये बालक थे, तब से ये कितना अभ्यास कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में इनका जन्म हुआ। रामनिवास यादव इनके पिता थे, गुलाबो देवी इनकी माता हैं, और इनके भाई का नाम राम भरत है। कब से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करके रखी हुई है, और अपने स्वदेशी आंदोलन के लिए ये आज तक भी कटिबद्ध हैं। आखिर में ये जो बालकृष्ण हैं, जिनका जन्म हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ 4 अगस्त 1972 में, इन्होंने उनको ज्वाइन किया। और उसके बाद मिलने के बाद साथ देखते ही देखते सन 2006 में हम सबके सामने पतंजलि योगपीठ खड़ी हो गई। अब देखिए, कितना ज़्यादा इन्होंने त्याग किया है, कितनी ज़्यादा इन्होंने इसमें मुश्किलें झेली हैं। वो आप अगर देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि कितना इन्होंने, इनका त्याग रहा है, कितनी इनके सामने बीच में रास्ते में कितनी दिक्कतें आई हैं। खैर, अगर हम इस जो ये बयान है इसके बारे में हम बात करें, चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं कि एलोपैथी वास्तव में किस तरह का साइंस है, ये स्टूपिड साइंस वास्तव में कहलाने लायक है कि नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये एलोपैथी है एक मॉडर्न साइंस है, कन्वेंशनल साइंस है, वेस्टर्न साइंस है, इसे हम बायोमेडिकल साइंस भी कहते हैं। और किसी भी प्रकार की बड़ी सी बड़ी सर्जरी होती हैं, अर्जेंट केसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटिव केसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, कैंसर होता है, ये इन सब चीज़ों में अर्जेंटली अगर हमें किसी प्रकार की कभी आवश्यकता पड़ती है, तो जाहिर सी बात है एलोपैथी उसमें बहुत बड़ा योगदान देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एलोपैथी, आपको बताते चलूँ कि जब हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का राज था, और उसी समय उन्हीं की ये पद्धतियाँ हमारे देश में आई और काफ़ी ज़्यादा प्रसार कर गई। और तब से हम जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स के ग़ुलाम बने थे, इसी प्रकार से हम इसके भी ग़ुलाम बन गए। देखिए, अब बात आती है कि भाई इतनी समस्याएं आई क्यों?
हमारे शरीर में इतनी दिक्कतें आने ही हम क्यों दें कि हमें इस तरह की पद्धति का सहारा लेना पड़े। जो कि हम कहते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा में किसी प्रकार का जो आईएमए जैसे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जो भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि आयुर्वेदा में ऐसी किसी प्रकार की कोई टेस्टिंग्स नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, मॉडर्न टूल्स नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, ऑपरेशन सर्जरी करने का तौर तरीका नहीं है, रिसर्चेस नहीं है। कहाँ से होगी ना, कहाँ से होगी? उन्हें मौका ही कहाँ दिया गया? उन्हें मौका ना ही आयुर्वेदा से जुड़े हुए लोगों को मौका दिया गया और ना ही इस विद्या को फ्लरिश होने का मौका दिया गया। जैसे हमारे देश में गाय गंगा गौरी का अपमान किया गया, उसी प्रकार से इसी पद्धति का भी तिरस्कार हुआ, तो कैसे ये आगे बढ़ती? ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। अब ये है कि जैसे पिस्टल का भी, ये जो बंदूक गोली बारूद है, इनका भी आविष्कार इन्होंने ही किया, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई हमें जल्दी से किसी को मारना है, किसी पर अटैक करना है, इसके लिए बहुत बहुत कारगर ये हथियार है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मानवता की अगर हम बात करें, धर्म की हम बात करें, हम अपनेपन की, सौहार्द की, वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, तो उसमें हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। और अगर जहाँ वास्तव में जिस देश में शुरू से सौहार्द रहा हो, कहीं कोई अशांति ना रही हो, अत्याचार ना रहा हो, लड़ाइयाँ नहीं रही हो, वहाँ पर ये हमें गोली बारूद बम की आवश्यकता पड़ी होगी क्या? नहीं पड़ी होगी। ये तो इन्होंने आकर हम पर आक्रमण किया, हमें गुलाम बनाने की कोशिश करी, फिर अंदर से हमारे अंदर विद्रोह हुआ कि हमें नहीं आज़ादी चाहिए, फिर ये सब चीज़ें चलती चली गई। अब देश में इतना ज़्यादा प्रदूषण है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, गायें काटी जा रही हैं, ये सब कुछ इनकी ही नीतियों की वजह से हो रहा है, अंग्रेज़ियों की नीतियों की वजह से। और अब पहले ये खुद ही बीमार करेंगे, हमें पंगु करेंगे, हमें लाचार करेंगे, हमें कमज़ोर करेंगे, और फिर हमें ठीक करने की दवा भी यही देंगे। तो मुद्दा यही है, बात यही है कि ये पैदी जो है, हाँ, वर्तमान समय में कोई भी करंटली कुछ बात होती है, कुछ मुद्दा होता है, कुछ आवश्यकता होती है, उसमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप मूल में जाएं तो आयुर्वेदा हमारा अपने आप में संपन्न है। शुरू से सब इस देश की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम विद्या है और सबसे सफल विद्या है और सबसे कारगर विद्या है। क्यों? क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, किसी औषधि को अगर आप ज़्यादा या बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ले लें या गलत औषधि ले लें तो थोड़ा बहुत हल्का सा साइड इफ़ेक्ट तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये जो एलोपैथी है तो पूरी साइड इफ़ेक्ट पे ही डिपेंड करती है। आपको देखिए कि आपको ये जैसे एंटी वोमिटिंग की जो मेडिसिन दी जाती हैं, आप या फिर जैसे मान लीजिए किसी को हैजा है या कुछ उल्टियाँ हो रही हैं, कुछ भी है, तो क्या करेगी ये? हर इसकी जो पद्धति है एलोपैथी, ये काम करती है सप्रेस करने पर लक्षणों को। उल्टी जो होता है, वमन जो होता है, वो शरीर को शोधन करने के लिए आयुर्वेदा में तो बल्कि एक पूरी तरीके से पद्धति है कि इसको वमन आपको कराया जाता है कि आप करिए ताकि आपका शरीर का शोधन हो, अंदर जो भी विकार हैं, जो भी कीटाणु पहुंच गए हैं, जीवाणु पहुंच गए हैं, जो भी विषैले तत्व जम गए हैं, उनका बाहर निकाला जाए उनके लिए। यहाँ तो ये उल्टा किया जाता है, ये आपको सप्रेस करते हैं कि वो अंदर ही के अंदर बने रहे, आपको उल्टी के सेंसेशन तक ना आए। फिर आप खुद ही सोचिए कि आपके अंदर जो गंदगी है वो जमी रहेगी, फिर होना क्या है उसका ना। तो कुल मिला के ये पद्धति जो है बहुत ही ख़तरनाक पद्धति है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको सिर दर्द की दवाई दी जाती है, बुखार की दवाई दी जाती हैं, लिवर पे आपका असर होता है, फिर लिवर ख़राब हो तो फिर लिवर की दवाई दी जाती है, खून पे असर होगा। इस तरह से ये चेन बनती चली जाती है। और ये सही बात है जो बाबा रामदेव ने कही कि आपके ब्लड प्रेशर की समस्या है, थायराइड की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, इनकी कोई सटीक दवा अभी तक ईजाद नहीं की गई है। आप खुद ही देखेंगे आपके आसपास भी, घर में भी ऐसे कुछ केसेस होंगे, उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं, माता पिता को या किसी को भी, दादा दादी को, लाइफ टाइम चलती चली जा रही है ना। तो अगर आप एलोपैथी पर लाइफ टाइम दवाइयाँ ले सकते हैं तो आयुर्वेदा की 2 महीने, 6 महीने, साल भर की दवाइयाँ, औषधियाँ लेने में क्या परेशानी है? और अगर वो साथ में आपको बताते हैं कि आप इस तरह की दिनचर्या रखिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, है ना, खान पान में थोड़ा ध्यान दीजिए, और आप जीवन भर के लिए बिना किसी दवाई पर डिपेंड होकर आप स्वस्थ रह सकें, तो क्या परेशानी है? इसलिए हमें चाहिए कि आईएमए ने जो दावा ठोका है कि भाई इन्हें 50 लाख प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 1000 करोड़ का इन पर पेनाल्टी लगाई जाए और इन्हें अरेस्ट किया जाए, इस तरीके से हमें आईएमए को फेवर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मानते हैं उन्हें भी लगा होगा कि भाई बाबा रामदेव ने एकदम से ऐसे कैसे कह दिया कि भाई एलोपैथिक डॉक्टर इतने सारे मारे गए, वो भी मेडिसिन लेने के बाद में, और इसलिए उनको अरेस्ट किया जाए। ये गलत बात है ना। किसी की एक छोटे से बयान की वजह से या छोटी सी बात की वजह से उसकी इतने सालों के इतने सारे योगदानों को नकारना नहीं चाहिए। और अगर
बाबा रामदेव भी ऐसे कहते हैं कि ऐसे एलोपैथी ने भी, उसकी मेडिसिन ने कितने लोगों को कितना लाचार, कितना कमज़ोर किया है अंदर से। तो इन पे भी दावा ठोक दिया जाए, इन पर भी उनको भी अरेस्ट किया जाए, तो ये चीज़ें गलत है। इसलिए कुल मिला के बात ये है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो राष्ट्र है, ये इन सब बातों से बहुत ऊपर है। ओके, एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, कोई भी पद्धति हो, हमें चाहिए कि हम सारी पद्धतियों का सम्मान करते हुए कब किस चीज़ की कितनी कैसी आवश्यकता है उसका उपयोग करें और देश के हित में हम अपना योगदान दें, ना कि इन विवादों में पड़ें कि ये सही है, ये गलत है, ये पैदी सही, वो पैदी गलत, ये व्यक्ति सही, वो व्यक्ति गलत। नहीं। और सपोर्ट, जहाँ तक कि फेवर करने वाली बात हो तो तराजू पर तौलें, उसके बाद में किसी के लिए कुछ बोलें। कि अगर आईएमए अगर कुछ बयान दे रहा है तो ऐसे बाबा रामदेव भी किसी को भी अरेस्ट करने के लिए उनका भी अपमान किया गया इस तरीके से कि भाई तुम्हें क्या एजुकेशन है, तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ये क्वालिफ़िकेशन, डिग्री, एजुकेशन तो तब से चली आई है जब से ब्रिटिशर्स आए। उसके पहले तो हमारे पास आचार्य ही हुआ करते थे, गुरु हमें ज्ञान देता था, हम अपना ज्ञान दूसरी पीढ़ी को देते थे, वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं हुआ करते थे, सब कुछ मौखिक चलता था। तो ये इस तरीके से अपमान नहीं किया जाना चाहिए, देश की संस्कृति का सम्मान बनाए रखना चाहिए। और वर्तमान में जो परिदृश्य है, हम जड़ से अगर इन लोगों को नहीं निकाल सकते और इन संस्कारों को नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम जो हमारे संस्कार हैं उनको हमें नहीं निकलने देना चाहिए। बस इतना मेरा आपसे आग्रह है। और अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।